अस्सलामुअलैकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक डे पार्ट 5। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हार्ड काफ़ी बिल की पुष्ट पर यह नंबर दर्ज था। टाइगर ने कहा, आप सुपर प्लाजा की ज़ीरो रूम में चले जाइए, वहाँ आपका काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो टाइगर ने मुंह बनाते हुए रिसीवर रखा, खाने में से अपना कार्ड निकाल लिया और फ़ोन बूथ से बाहर आ गया। वहाँ का तिलिस्म होशरबा बना रखा है, नॉनसेंस, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और टैक्सी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक टैक्सी में बैठा सुपर प्लाजा की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। सुपर प्लाजा 15 मंजिला इमारत थी और उसकी हर मंजिल में बैनुल अक़वामी कारोबारी फर्मों के दफातर थे। यही वजह थी कि वहाँ आने जाने वालों का हादसा रश था। इब्तदाई हाल में 20 के करीब लिफ्टें थी जो मुसलसल ऊपर नीचे आ जा रही थी। टाइगर एक तरफ खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ ज़ीरो रूम भी होता है? टाइगर ने गार्ड से पूछा। यस सर, यहाँ ज़ीरो रूम फ़ोन एक्सचेंज को कहा जाता है। नीचे तहखाने में है, आइए मैं आपको ले चलूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तो टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर थोड़ी देर बाद वो बेसमेंट में मौजूद तहखाने की सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे एक छोटे से हाल में पहुँच गया। वह वाकई जदीद तरीन एक्सचेंज काम कर रहा था। यस सर, आपको किससे मिलना है? शंकर से, टाइगर ने बेसाख्ता लहजे में कहा। अरे अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और मुड़ गया। टाइगर ने तो बेसाख्ता ही शंकर का नाम ले दिया क्योंकि उसे तो मालूम ही ना था कि यहाँ किसका नाम लेना है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के रद्द अमल ने उसे हैरान कर दिया। बहरहाल वो उसके पीछे चलता हुआ एक ऑफिस-नुमा कमरे के सामने पहुँच गया। अंदर तशरीफ़ ले जाइए, सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे के करीब पहुंचकर एक तरफ होते हुए कहा तो टाइगर ने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अंदर दाखिल होते ही टाइगर बेएहतियात उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। आओ टाइगर, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी ज़ुबान और रवैये से तकलीफ़ पहुंची, लेकिन वहाँ मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझ समेत मेरा पूरा ख़ानदान ख़त्म किया जा चुका होता। विजय ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो टाइगर ने मुसाफिर कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर उभर आने वाले हैरत के तासुरात दूर ना हुए। तो मुझे लिखकर कह देते, टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वहाँ खुफिया कैमरे काम करते रहते हैं, विजय ने टाइगर को जवाब दिया। साथ ही रिसीवर उठाकर किसी को एप्पल जूस के 2 ग्लास लाने का भी कह दिया। खुफिया कैमरे आशा क्लब में? लेकिन वो तो तुम्हारा ज़ाती क्लब है, टाइगर ने कहा तो विजय ने एक तवील सांस लिया। कभी ज़ाती था, अब नहीं। अब काफिस्तान दारुल हुकूमत 50% क्लब दरअसल शंकर के कंट्रोल में है। वो काफिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई खौफनाक माफिया बन चुका है। उन्होंने मुझे मामूली रकम भेज कर क्लब पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब क्लब बज़ाहिर मेरी मलकियत है, लेकिन यहाँ होने वाले जुए की तमाम मामला शंकर को होते हैं। यहाँ हर जगह खुफिया कैमरे और खुफिया डिक्टाफोन नस्ब है। शंकर के खिलाफ सिर्फ 2 अल्फाज बोलने वाले को ना सिर्फ ख़त्म कर दिया जाता है, बल्कि उसके पूरे ख़ानदान पर अजाब टूट पड़ता है। विजय ने तफसील बताते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला, एक नौजवान ने अंदर दाखिल होकर एप्पल जूस की 2 टीन उनके सामने रखी और वापस मुड़ गया। ये जगह भी तुम्हारी है? नहीं, एक दोस्त की है। वो मुल्क से बाहर है, इसलिए आर्जी तौर पर मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। ये उसका बिजनेस ऑफिस है, विजय ने जवाब देते हुए कहा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को वैसे शंकर का नाम ले दिया, वरना मुझे तो तुमने कभी इस बारे में बताया ही नहीं था। टाइगर ने जूस का टीन खाली करके मेज़ पर रखते हुए कहा। तुम्हारा हुलिया बता दिया गया था, अगर तुम उस सिक्योरिटी गार्ड तक ना पहुँचते तो वो तुम तक पहुँच जाता। बहरहाल तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, अब यहाँ खुलकर बातें हो सकती हैं। तुम शंकर के खिलाफ क्यों काम कर रहे हो? ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उसे अभी तक तुम्हारे बारे में इल्म ना हो सका, वरना तुम दूसरा सांस भी ना ले सकते, विजय ने कहा तो टाइगर बेएहतियात हंस पड़ा। तुम्हें अंडरवर्ल्ड के असूलों का इल्म नहीं विजय, बस तुम सीधे साधे क्लब ही चलाते रहे हो। यहाँ जो डरता है वही मरता है। तुम मेरी बात छोड़ो, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली और यहाँ भी पहुँचे और मुझे भी यहाँ कॉल कर लिया। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि बताते हुए शंकर कहाँ मिल सकता है, उसके बाद मैं खुद ही उससे निमट लूँगा। और हाँ, ये भी मेरी गारंटी है कि आज के बाद शंकर या उससे कोई आदमी तुम्हारे क्लब का रुख नहीं करेगा, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। शंकर का हाथ अड्डा राफ्ट बाज़ार में वाक़ ब्लैक क्लब है, लेकिन वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें शंकर की तरफ से क्लियरेंस मिलती है।
वहाँ अरबों का जुआ होता है लेकिन बेईमानी नहीं होती और ना ही करने दी जाती है। हिफाजत भी की जाती है लेकिन गैर मेंबर को देखते ही गोली मार दी जाती है, विजय ने कहा। शंकर का हाथ सटा राफ्ट बाजार में वाक़ ब्लैक क्लब है लेकिन वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें शंकर की तरफ से क्लियरेंस मिलती है। शंकर की तरफ से क्लियरेंस कैसे मिलती है? टाइगर ने पूछा। बाकायदा अप्लाई किया जाता है, फिर उस आदमी के बारे में तहकीकात की जाती हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैनों को क्लियरेंस मिलती है। अच्छा, अप्लाई कैसे किया जाता है? यहाँ एक क्लब है जिसका नाम रोमन क्लब है। उसका जनरल मैनेजर रोमन उसका आदमी है, उसे दरखास्त दी जाती है। फिर आगे क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं। उस रोमन का शंकर से कोई बराह रास्त ताल्लुक भी है? हाँ, रोमन अददाना ब्लैक क्लब में शंकर के पास आता जाता है। उसके लिए कोई रुकावट नहीं। मुझे एक रिहाइशगाह और एक कार दो। कैसे मिल सकती है? बशर्ते ये कि तुम्हारा नाम दरमियान में ना आए। ये काम तो आसानी से हो जाएगा, उसका कोई ताल्लुक शंकर से नहीं। विजय ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने कार मिलाई। फिर किसी से बातें करने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। अभी चाबी आ जाएगी, कार वहाँ अंदर मौजूद है। विजय ने कहा, कितनी रकम देना होगी? नहीं, ये मेरी तरफ से है। मुझे अभी तक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं विजय, अपनी जान बचाना हर एक का फ़र्ज़ है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उसके बावजूद तुमने मेरा ख्याल रखा। टाइगर ने कहा तो विजय का सता हुआ चेहरा बेएहतियात खिल उठा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने विजय को सलाम किया और हाथ में मौजूद रिंग की, जिसके साथ एक टोकन मुंसलिक था, विजय की तरफ बढ़ा दिया। ओके, शुक्रिया, विजय ने रिंग लेते हुए कहा तो नौजवान सलाम करके वापस मुड़ गया। ये लो टोकन, रिहाइशगाह का नंबर और कॉलोनी का नाम दर्ज है, विजय ने कहा तो टाइगर ने शुक्रिया अदा करते हुए चाबी ले ली। अब उसे वापस करना हो तो क्या करना होगा और तुमसे रब्ता कैसे हो सकता है? टाइगर ने पूछा तो विजय ने जेब से एक कार्ड निकालकर टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। इस पर मेरा खसूसी नंबर मौजूद है। मैं अगर मौजूद ना हूँ तो पैगाम रिकॉर्ड करा देना, मैं वसूल कर लूँगा, विजय ने कहा तो टाइगर ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठा कारिश कॉलोनी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। टोकन पर कोठी नंबर 12 कारिश कॉलोनी ही दर्ज था। कॉलोनी के आगाज़ में टाइगर ने टैक्सी छोड़ दी और टैक्सी के वापस जाने के बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक मुतवसत दर्जे की कोठी के बंद गेट के सामने मौजूद था। स्टोन पर 12 नंबर का हिंसा वाजे नज़र आ रहा था। गेट पर ताला लगा था। टाइगर ने ताला खोला और फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वहाँ एक नए मॉडल की कार मौजूद थी। कार की चाबियाँ इग्निशन में मौजूद थीं। टाइगर ने कार को अच्छी तरह चेक किया। फिर एक राउंड कोठी का लगाकर उसने कार को कोठी से बाहर निकाला और वापस कार में बैठा और चंद लम्हों बाद कार तेज़ी से रोमन क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। नोमानी के मुंह से एक राह निकली, उसके साथ उसके जहन पर छाया हुआ अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग गया। पूरी तरह होश में आते उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में दर्द की तेज़ लहरें सी दौड़ती चली गईं। लेटे रहो मिस्टर, तुम शदीद ज़ख्मी हो। एक मर्दाना आवाज़ उसके कानों तक पहुंची तो उसने चौंक कर इधर उधर देखा। पहली बार उसे इदराक हुआ कि वो एक काफ़ी बड़ी चट्टान पर पड़ा है। एक आदमी कुछ फासले पर बैठा था। वो अपने लिबास से कुछ शिकारी दिखाई दे रहा था। नुमानी के इर्द गिर्द उसके साथी भी शदीद ज़ख्मी हालत में लेटे हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत थे। मेरे साथी, नुमानी ने एक बार फिर उठने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे साथी भी शदीद ज़ख्मी है लेकिन वो जिंदा है। अभी एयर एम्बुलेंस आ रही है ताकि तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाए। उस आदमी ने जवाब दिया। फिर दूर से किसी हेलीकॉप्टर की करीब आती आवाज़ सुनाई दी तो वो आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और लहराने शुरू कर दिए। हेलीकॉप्टर करीब आया और फिर वो नुमानी के करीब एक वो चट्टान पर टिक गया। ये काफ़ी बड़ी एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर था और नुमानी ये देखकर हैरान रह गया कि हेलीकॉप्टर पर शोग्रान का मखसूस सरकारी मोनोग्राम भी मौजूद था। फिर उसे फौरी तौर पर यह एहसास हुआ कि बोलने वाले का लहजा भी शोग्रानी था। उसके जहन में वो सारे मनाजर किसी फ़िल्म की तरह घूम गए जब वो जीप में सवार दारिश की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। दारिश जहाँ स्टांगर का ठिकाना था कि अचानक उनकी जीप पर फायरिंग शुरू हो गई। फिर मिसाइल फायर किया गया। सिद्दीकी जो जीप चला रहा था, जीप पर कंट्रोल ना कर सका और जीप उलटकर साइड में मौजूद एक गहरी खाई में गिरती चली गई। उसके साथ ही नोमानी का जहन तारीक पड़ गया। अब उसे यहाँ इस चट्टान पर होश आया। वो सब समझ गया कि गहराई में गिरने के बाद वो किसी तरह इस पहाड़ी के दूसरी तरफ शोगरान के इलाके में पहुँच गया और यहाँ शिकारियों ने उन्हें बचाया और अब उन्हें शोगरान के किसी अस्पताल में पहुँचाया जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद नुमानी और उसके साथियों को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर और नर्सों ने उनकी देखभाल शुरू कर दी, जबकि हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद हो गया। सिर्फ एक आदमी अद्भुत होश में आ गया था, बाकी बेहोश रहे। नुमानी के कानों में वही आवाज़ पड़ी जो उससे पहले उससे बातें करता रहा था।
इनकी क़ुव्वत इरादी हैरत अंगेज़ है। मैंने हज़ारों अफ़राद को चेक किया होगा, लेकिन क़ुव्वत इरादी का इतना ऊंचा ग्राफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये वाकई हैरत अंगेज़ लोग हैं। इस क़ुव्वत इरादी के बल पर ही ये ज़िंदा रहे, वरना ना जाने कब के ख़त्म हो गए होते। हुआ क्या है? एक और आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर साहब, हम ग्रोफर के शिकार के लिए इस तरफ आए थे कि हमने पहाड़ी की दूसरी तरफ पाकिशाही साइड पर फायरिंग और मिसाइल होने की आवाज़ सुनी। उस वक्त हम एक ज़ख्मी ग्रोफर को तलाश करने के लिए नीचे गहराई में फिर रहे थे। वहाँ एक छोटा सा दर्रा है जिसमें से 2 आदमी आसानी से गुजर सकते हैं। फिर हमने जीप को गहराई में गिरते देखा। ये जीप उस दर्रे के करीब चट्टान पर आकर गिरी। उसमें से 4 अफराद जीप के दरवाजे खुल जाने की वजह से इधर उधर गिर गए। फिर जीप में आग लग गई। हमने एक एक करके इन चारों को उठाकर दर्रे से गुजार कर अपनी जगह पर ले आए। ये चारों शदीद जख्मी थे, लेकिन जिंदा थे। हमने आपको कॉल किया। मेरे साथी वापस चले गए क्योंकि इस हादसे ने उन्हें परेशान कर दिया और उन्होंने जीपों में वापस जाना था। मैं यहाँ रुक गया ताकि आपके साथ सागांग चला जाऊँ। शिकारी ने तफसील बताते हुए कहा, इस तरह नुमानी को मालूम हुआ कि वो कैसे ज़िंदा बचे और किस तरह शोगरान के पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, लेकिन उसे ये समझ ना आ रही थी कि उन पर फायरिंग और मिसाइल फायरिंग किसने और क्यों की। उसी लम्हे डॉक्टर ने आकर उसे इंजेक्शन लगा दिया तो उसे नींद आने लग गई। चंद लम्हों बाद नुमानी गहरी नींद में डूब गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े कमरे में पाया। ये शायद किसी बड़े अस्पताल का जनरल वार्ड था। यहाँ 40 के करीब बिस्तर मौजूद थे, जिसमें से 4 बिस्तरों पर नुमानी और उसके साथी मौजूद थे। नुमानी ये देखकर होश हो गया कि उसके साथी भी होश में आ चुके हैं। आपको होश आ गया? वेरी गुड। नुमानी के कान में एक मर्दाना आवाज़ पड़ी। उसे सर घुमा कर देखा तो ये एक डॉक्टर था जिसके साथ 2 नर्सें मौजूद थीं। मुझे तो वहाँ पहाड़ी पर ही होश आ गया था, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से मुझे नींद आवर इंजेक्शन लगा दिया गया। नुमानी ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, वो इंजेक्शन मामूली सा ओवरडोज हो गया, इसलिए हम परेशान थे। बहरहाल अब कोई खतरा नहीं रहा। डॉक्टर ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, मेरे साथियों की क्या पोजीशन है डॉक्टर? नुमानी ने पूछा। सब अब खतरे से बाहर है। 1-2 रोज़ में आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप खुशकिस्मत हैं कि यकीनी मौत से भी महफूज रहे और टूट फूट से भी सिर्फ जख्म आए हैं, डॉक्टर ने कहा। फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नुमानी ने इत्मीनान का सांस लिया और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद की, तुम ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। अचानक उसके कानों में शोहा आवाज़ पड़ी तो नुमानी ने बेएहतियात आंखें खोल दी। सामने इमरान खड़ा मुस्कुरा रहा था। इमरान साहब, आप यहाँ कैसे आए? नुमानी ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारी जेबों से 4 स्टार्स के खसूसी कार्ड्स मिले थे जिस पर यहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर को इतला दी गई। उन्होंने सर सुल्तान को इतला दी। सर सुल्तान 4 स्टार के बारे में जानते थे। उन्होंने तुम्हारे चीफ़ को इतला दी। फिर चीफ़ ने अपने तौर पर इंक्वायरी कराने के बाद मुझे यहाँ तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए भेज दिया। अरे हाँ, चीफ़ ने कहा कि मैं गुलदस्ते भी तुम्हारी खिदमत में पेश करूं, लेकिन मैंने सोचा कि गुलदस्तों पर खर्च होने वाली रकम तुम्हें क्यों ना नकद दे दी जाए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि रकम तो खर्च हो जाएगी। इमरान ने साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा और नुमानी बेएहतियात हंस पड़ा। आपकी आमद हमारे लिए 1000 गुलदस्तों के बराबर है इमरान साहब। नुमानी ने हंसते हुए कहा, तो फिर 100-200 गुलदस्तों के पैसे मुझे दे दो ताकि कुछ तो मुफलिसी का तोड़ हो सके। इमरान ने कहा तो नुमानी एक बार फिर बेएहतियात हंस पड़ा। उसी लम्हे डॉक्टरों की टीम आ गई तो इमरान उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, आप बेशक चेक कर लें, मेरे साथी अब बिल्कुल ओके हैं। जी हाँ, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है, असल में उनकी बेपनाह क़ुव्वत इरादी ने इनकी जानें बचाई हैं, सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो नुमानी को चेक करने में मसरूफ़ हो गया। आल ओके, डॉक्टर ने पीछे हटते हुए कहा तो नुमानी ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो चारों बाज़ार से मंगवाए गए लिबासों में जल्द ही पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद थे। चूँकि उनका लिबास फट गया था और खून आलूद भी था, इसलिए इमरान ने उनके लिए नए लिबास मंगवा लिए। इमरान साहब, हम पर इस तरह दीदा दिलेरी से फायरिंग किसने की होगी? क्या स्टांगर ने? लेकिन उसे तो हमारे बारे में इल्म ही ना था। सिद्दीकी ने कहा, मैंने जो सोचा है उसके मुताबिक तुमने काले का खात्मा किया। काला स्टांगर का खास आदमी था, उस तक इतला पहुँच गई। उसने तुम्हें ट्रेस कराकर तुम्हारे खिलाफ कोई मुकामी ग्रुप हायर किया, जिसका ये नतीजा निकला। वैसे इस बार तुम अल्लाह ताला की खसूसी रहमत की वजह से ज़िंदा हो, वरना जिस गहरी खाई में तुम्हारी जीभ गिरी है और जिस तरह उसे आग लगी है, तुम्हारा जिंदा बच जाना नामुमकिन था। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, आपका तज्जिया तो दुरुस्त लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ तज्जिया है या उसके पीछे कोई सबूत भी है? सिद्दीकी ने कहा, इसके अलावा दूसरा पहलू हो ही नहीं सकता। अलबत्ता एक और बात सामने आई है। मैंने जली हुई जीप को चेक किया, उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट जलने के बाद उतार ली गई है और जहाँ जीप मौजूद थी वहाँ इर्द गिर्द कहीं भी मौजूद नहीं है। इससे क्या नतीजा निकला?
यही कि तुम्हारी लाशें हमलावरों को नहीं मिली तो उन्होंने जली हुई रजिस्ट्रेशन प्लेट बतौर सबूत उतार ली। इमरान ने कहा तो सिद्दीकी के साथ साथ बाकी साथियों ने भी इस बात में सर हिला दिए। अब क्या प्रोग्राम है आपका? सिद्दीकी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इमरान से पूछा। प्रोग्राम का तुम्हें इल्म है, हमने वापस पाकिस्तान जाना है। इमरान ने चौंक कर और कदरे हैरत भरे लहजे में जवाब दिया, लेकिन हमने तो उस टारगेट पर रेड करना है। हम दारुल हुकूमत चले गए तो हमारी वापसी मसला बन जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें दारिश पहुंचा दिया जाए? इमरान ने कहा। हाँ, हम वहाँ कार्रवाई करना चाहते हैं, सिद्दीकी ने कहा। ओके, इमरान ने कहा। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद पाकिस्तान से एक खसूसी हेलीकॉप्टर सफारत थाने पहुँच गया, जिसमें इमरान समेत 4 स्टार सवार हो गए। हमें दारुल हुकूमत की बजाय दारिश के करीब ड्रॉप कर देना, इमरान ने पायलट से कहा। इमरान साहब, आप भी हमारे साथ काम करेंगे? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्यों? मैं फुल स्टार ना सही, लिटिल स्टार ही सही, इमरान ने कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। रोमन क्लब एक छोटी सी इमारत थी जिसका तर्ज तामीर कदीम रोमन जैसा था। टाइगर पाकिस्तान में भी अब बहुत कम ऐसे छोटे क्लबों में जाता, क्योंकि वहाँ आमतौर पर घटिया जुराम पेशा अफराद ही आया जाया करते थे। टाइगर ने कार पार्किंग में रोकी और नीचे उतर आया। फिर पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर वो तेज़ से कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर पर 2 लड़कियां मौजूद थीं। मेरा नाम टाइगर है और मैंने रोमन से एक बड़ा सौदा करना है, टाइगर ने कदरे सख्त लहजे में एक लड़की से मुहातिब होकर कहा। यस सर, मैं चीफ से मालूम करती हूँ, लड़की ने कहा। फिर उसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में शायद उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था, क्योंकि दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ टाइगर को भी सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक भारी और क्रख्त आवाज़ सुनाई दी। काउंटर से रूबी बोल रही हूँ बॉस, एक साहब टाइगर आए हैं, आपसे किसी बड़े सौदे के लिए मिलना चाहते हैं, लड़की ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा। टाइगर, नाम तो सुना है, ठीक है भेज दो, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो लड़की ने रिसीवर रखा और एक सुपरवाइज़र को बुलाकर उससे टाइगर को चीफ के ऑफिस में पहुंचाने का कह दिया। टाइगर उस सुपरवाइज़र की रहनुमाई में एक राहदारी से गुजरकर एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया। तशरीफ़ ले जाके सुपरवाइज़र ने एक तरफ हटते हुए कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उससे बंद दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। टाइगर अंदर दाखिल हुआ तो मेज़ की दूसरी तरफ ऊंची पोस्ट की कुर्सी पर एक छोटे कद और भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसके सर के बाल उगवी तरफ संवारे गए थे। चेहरे और देखने के अंदाज से वो कोई चूहा दिखाई दे रहा था जो अपने बिल में घुसा बाहर मौजूद शिकारी परिंदों को देख रहा हो। मेरा नाम टाइगर है, टाइगर ने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम पहले तो कभी नज़र नहीं आए, फिर किस सौदे की बात करना चाहते हो? मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड से, टाइगर ने कहा तो रोमन बेएहतियात उछल पड़ा। पाकिस्तान से? अरे क्या कहना चाहते हो? पाकिस्तान का नाम सुनते ही रोमन के लहजे में तेज़ी आ गई। मैंने शंकर से एक अहम मामले में मुलाकात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे एक खसूसी ऑफ़र करनी है पाकिस्तान के एक बड़े ग्रुप की तरफ से। वो बेशक इनकार कर दे या इकरार कर ले, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुलाकात से मुझे $10 लाख मिल जाएंगे और मुझे मालूम है कि वो अजनबियों से मुलाकात नहीं करता। अगर तुम $5 लाख लेना चाहते हो तो तुम ये मुलाकात करा सकते हो, बेशक तुम भी इस मुलाकात में शामिल रहना, तुम्हारी बात वो मान सकता है, टाइगर ने कहा। क्या तुम वाकई मुझे $5 लाख दोगे? ये काफ़ी बड़ी रकम है, रोमन ने कहा। उसकी आंखों में जकला तेज़ चमक उभर आई। टाइगर ने उसका चेहरा देख कर ही उसे इतनी बड़ी ऑफर कर दी, क्योंकि चेहरे के नकूश से ही वो लालची आदमी दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हें गारंटी चेक दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुमने मुलाकात का वक्त ले लिया है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इतनी जल्दी तो वक्त मिल नहीं सकता, रोमन ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, फिर मैं किसी और के ज़रिए ट्राई कराता हूँ, मुझे आज और अभी मिलना है, क्योंकि ज़्यादा वक्त गुजर जाने से सब मामलात ज़ीरो हो जाएंगे। आज अभी? अरे मगर ठीक है, चेक तैयार करो, मैं बात करता हूँ, रोमन ने रुक रुक कर कहा। फिर रिसीवर उठाकर उसने फ़ोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया। फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जबकि टाइगर ने चेक पर रकम लिखी और दस्तखत करने के बाद चेक को बुक से अलहदा करके उसने उसे अपने सामने रख लिया, जबकि चेकबुक को वापस अंदरूनी जेब में रख लिया। रोमन ने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया, इसलिए दूसरी तरफ से बजने वाली घंटी की आवाज़ उसे भी सुनाई दे रही थी। और फिर रिसीवर उठा लिया गया। रोको बोल रहा हूँ, एक भारी और सख्त आवाज़ सुनाई दी। रोमन बोल रहा हूँ, सुपर बॉस ऑफिस में है या नहीं? स्पेशल ऑफिस में है, क्यों? दूसरी तरफ से पूछा गया। सुपर बॉस से एक मुलाकात की इजाज़त लेनी है, कोई टिप दो, रोमन ने कहा। और टाइगर बेइख्तियार मुस्कुरा दे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में ये बात आम थी। मुझे क्या दोगे? पक्की टिप हो तो $10,000, नहीं तो गोली। डोगो कहीं गलत टिप दे ही नहीं सकता। सुनो, चीफ बॉस आज बेहद खुश हैं, क्योंकि एक बड़ी सप्लाई टारगेट पर पहुंच गई है, इसलिए आज वो आदत के मुताबिक पुरानी शराब पियेंगे। तुम्हारे बॉस, तुम्हारे पास पुरानी शराब का ज़हीरा है, सबसे पुरानी शराब की बोतल ले जाओ, काम हो जाएगा, रोगो ने कहा।
अच्छा ठीक है, टिप कामयाब रही तो रकम मिल जाएगी। रोमन ने कहा और कैरल दबाकर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कौन है? रोमन बोल रहा हूँ चीफ बॉस रोमन। आकड़ाई की एक बोतल मैंने आपके लिए अरेंज की है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ले आऊँ? रोमन ने इंतहाई ले जाते हुए लहजे में कहा, वाह आज तो मुझे उसकी ज़रूरत थी। ठीक है ले आओ। दूसरी तरफ मुसरत भरे लहजे में कहा गया, चीफ बॉस पाकिशा से मेरा एक मेहमान आया है, टाइगर आपसे मिलने का एजाज़ हासिल करना चाहता है, साथ ले आऊँ? रोमन एक बार फिर ले जाते हुए लहजे में कहा, टाइगर पाकिशा? अरे अच्छा ठीक है ले आओ, नाम तो मैंने सुना है। दूसरी तरफ से कहा गया, इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो रोमन ने मुसरत भरे अंदाज में गुड़ कहा और रिसीवर रख दिया। हो गया तुम्हारा काम, चेक दो। रोमन ने कहा तो टाइगर ने भी इस बात में सर हिलाते हुए चेक उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने चेक को गौर से देखा, फिर इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए चेक को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। मैं पुरानी शराब की बोतल ले आऊँ, फिर चलते हैं? रोमन ने कहा तो टाइगर के इस बात में सर हिलाने पर वो उठकर ऑफिस के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ गया। वहाँ एक और दरवाज़ा मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी जो शापन में रखी गई थी। आओ अब चलिए, रोमन ने कहा तो टाइगर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उनकी कार ब्लैक क्लब की तरफ बड़ी चली जा रही थी। कोई खुफिया रास्ता है या? साइड सीट पर बैठे हुए टाइगर ने रोमन से मुखातिब होकर कहा। रोमन ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, उकबी रास्ते से। रोमन ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन पौन घंटे बाद वो एक वसी क्लब की उकबी तरफ मौजूद एक चौड़ी गली में मौजूद थे। यहाँ और कारें भी मौजूद थी और एक बंद दरवाजे के बाहर 4 मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। रोमन ने कार एक साइड पर रोकी, फिर नीचे उतर गया। दूसरी तरफ से टाइगर भी नीचे उतर आया। रोमन के हाथ में शापर था जिसमें पुरानी शराब की बोतल मौजूद थी। रोमन और टाइगर। रोमन ने एक मुसल्ले आदमी से कहा, ओ यस दोनों नाम मौजूद हैं, जाओ। उस मुसल्ले आदमी ने कहा तो रोमन ने टाइगर को अपने पीछे आने का इशारा किया और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद कई राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुए जिसकी छत में इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। मेज़ के पीछे एक चौड़ी रिवॉल्विंग चेयर पर एक छोटे कद लेकिन भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा छोटा लेकिन जिस्म बेहद फैला हुआ था। चेहरे मोहरे से वो हासा सफाक फितरत आदमी दिखाई दे रहा था। ये शंकर था जिसे काफिस्तान में असलहे का किंग कहा जाता था और जिसे मुलाकात खुशबख्ती समझी जाती थी। तो ये है टाइगर, पाकिशा का टाइगर। बैठो। शंकर ने टाइगर की तरफ देखते हुए बड़े तौहीन आमेज लहजे में कहा, हाँ चीफ बॉस ये टाइगर है और चीफ बॉस ये आपके लिए पुरानी शराब की बोतल। टोमो ने बड़े लजाते हुए शापर से बोतल निकालकर शंकर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तुमने तो होश कर दिया रोमन। शंकर ने कहा और बोतल लेकर एक तरफ रख दी। हाँ तो मिस्टर टाइगर, तुम वही टाइगर तो नहीं जो अपने आप को पाकिशाही इमरान का शागिर्द कहलाता है? शंकर ने दोनों हाथ मेज़ के किनारों पर रखते हुए कहा, हाँ मैं वही टाइगर हूँ और तुमसे मुलाकात का एक मकसद है। क्या हम अलायदगी में मुलाकात कर सकते हैं? ज़रूर करेंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा तर्ज नुमाया था कि टाइगर बेएहतियात चौंक पड़ा। फिर इससे पहले कि मज़ीद कुछ समझता अचानक स्टिक की आवाज़ के साथ ही लाल रंग की रेत उसके जिस्म पर पड़ी और उसका जहन पलक झपकने में अंधेरे में डूबता चला गया। फिर जिस तरह अचानक जहन पर अंधेरा छाया था उसी तरह एक लम्हे में अंधेरा रोशनी में तब्दील हो गया और टाइगर ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ कसमसा कर रह गया क्योंकि उसका जिस्म कुर्सी के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। ये कोई तहखाना नुमा कमरा था। उसकी कुर्सी के सामने 2 कुर्सियां पड़ी थीं जिनमें से एक पर गेंडा नुमा शंकर बैठा था। वो पुरानी शराब की बोतल मुंह से लगाए हुए था जबकि दूसरी कुर्सी पर रोमन बैठा था, लेकिन वो इस तरह सुकड़ा सहमा बैठा था जैसे किसी बड़े जुर्म के अफशार हो जाने पर किसी की कैफियत हो सकती है। हाँ रोमन, तो तुम इसे अपने साथ लाए थे क्योंकि इसने तुम्हें बड़ी रकम का चेक दिया था। शंकर ने शराब का आखिरी घूंट लेकर खाली बोतल को फर्श पर फेंकते हुए कहा, मैंने आपसे मुलाकात की इजाज़त ली थी चीफ बॉस। रोमन ने इंतहाई सहमे हुए लहजे में कहा, मुझे तुमने ये नहीं बताया कि जिसे तुम साथ ला रहे हो वो पाकिशा का इंतहाई खतरनाक आदमी है। शंकर ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, चीफ बॉस मैंने उसे देखा, ये पहली बार है। मैं तो उसे जानता ही नहीं। तुमने सिर्फ चेक को देखा और बस। ओके, इस चेक के पीछे बैंक के नाम लिखो कि इस चेक की रकम मेरे अकाउंट में जाएगी। शंकर ने कहा तो रोमन ने इस तरह तेज़ी से चेक जेब से निकाल कर उस पर लिखना शुरू कर दिया जैसे कैदी को अपनी रहाई नामा लिखने को कहा जाए। ये लें चीफ बॉस। रोमन ने लिखकर और दस्तखत करके चेक शंकर की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो शंकर ने चेक लेकर उसे गौर से देखा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए चेक को मोड़ा, उसे कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। तो तुमने सिर्फ रकम की खातिर मुझे मरवाने की साजिश की और मेरे दुश्मन को साथ ले आए, क्यों?
शंकर ने यकलौत कराते हुए कहा। उसके साथ उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल था। फिर इससे पहले कि रोमन कुछ कहता, तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही कमरा रोमन के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। चंद लम्हे तड़पने के बाद रोमन का जिस्म ढीला पड़ गया। वो ख़त्म हो चुका था। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और मशीन गनों से मुसल्ले 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। इसे उठाकर बाहर ले जाओ और बरकी भट्टी में डालकर राख कर दो। शंकर ने आने वाले दोनों अफराद से मुहातिब होकर कहा, यस चीफ, रोडी कहाँ है, उसे बुलाओ। यस चीफ, उनमें से एक ने कहा। फिर दौड़ता हुआ वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुमने देखा मिस्टर टाइगर कि मैंने रोमन की मामूली सी गलती पर उसे सज़ा दे दी है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। शंकर ने सामने कुर्सी पर बंदे बैठे टाइगर से कहा। मशीन पिस्टल जिससे उसने रोमन को हला किया था उसके हाथ में थी। टाइगर को उन लोगों का तवील तजुर्बा था। ऐसे लोग इंतहाई इमोशनल मिजाज होते हैं, अचानक भड़क उठते हैं। इसलिए उसे शदीद खतरा था कि बातें करते करते अचानक शंकर फायर खोल सकता है। उसने की होगी गलती। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो असली एक बड़े सौदे के लिए तुमसे मिलना चाहता था। मुझे मालूम था कि तुम अजनबी लोगों से मुलाकात नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे रोमन को दरमियान में डाला, उसे मुआवजा दिया और उस तरह तुम तक पहुंच गया। लेकिन तुमने न जाने क्या समझकर मुझे बेहोश कर दिया और अब यहाँ बांध कर बिठा दिया। टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। उसी लम्हे एक तीसरा आदमी कमरे में आया। यस चीफ, रोडी मशीन पिस्टल लेकर इस कुर्सी से बंधे हुए आदमी के साथ खड़े हो जाओ और मशीन पिस्टल की नाल इसी कनपट्टी पर रख दो। जब मैं कहूँ तो इसकी खोपड़ी उड़ा देना। शंकर ने कहा, यस चीफ। रोडी ने कहा और होल्स्टर में डाला हुआ मशीन पिस्टल निकाल कर वो टाइगर की तरफ बढ़ा और करीब खड़े होकर उसने मशीन पिस्टल की नाल टाइगर की कनपट्टी पर रख दी। हाँ, अब बोलो, किस सौदे की बात कर रहे थे? तुम पाकिस्तान दारुल हुकूमत में असलहा फरोख्त करते रहते हो, हमें भी वहाँ असले का एक बड़ा ज़हीरा चाहिए। तकरीबन $1 अरब का सौदा। मेरी पार्टी ने तुमसे बात करने के लिए मुझे हुक्म दिया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम इनकार करोगे तो फिर हम किसी और से बात कर लेंगे। टाइगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, लेकिन उसके साथ उसने रस्सियाँ खोलने की कोशिश भी जारी रखी हुई थी। उसके दोनों हाथ उगली तरफ बंधे हुए थे और टाइगर की उंगलियाँ गांठ पर काम कर रही थी। गांठ आम सी थी, इसलिए उसे खोलने में तो कोई मुश्किल पेश ना आई, लेकिन अब बादों को आज़ाद कराना तो यही सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि शंकर सामने बैठा था और साथ ही रोडी खड़ा था। वो उसकी मामूली सी हरकत को भांप कर फायर खोल सकती थी और सिर्फ गांठ खोलने से वो खुलकर हरकत ना कर सकता था। लेकिन उसे ये भी खदशा था कि शंकर जैसा आदमी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो जल्द से जल्द हरकत में आ जाना चाहता था। $1 अरब क्या? वाकई क्या तुम ठीक कह रहे हो? शंकर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, $1 अरब, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। साथ ही उसने अपनी दूसरी गाइड साइड का बाजू रस्सी से आज़ाद करा लिया। रस्सी ढीली होकर नीचे गिर गई, जिसका नोटिस उस दोनों ने ना लिया, लेकिन दूसरा हाथ वैसे ही रस्सी के अंदर था। $1 अरब का असलहा? कौन सी पार्टी है तुम्हारी, बोलो? शंकर ने उठकर टाइगर की तरफ आते हुए कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि $1 अरब का सुनकर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। यहूदी है, टाइगर ने जवाब दिया तो शंकर ने बेएहतियात हाथ घुमा दिया और टाइगर के गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ से कमरा गूंज उठा और ज़ोरदार झटका खाकर टाइगर कुर्सी समेत ज़मीन पर जा गिरा। उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज़ लहर दौड़ने लगी। बकवास करता है, झूठ बोलता है, और वो भी शंकर के सामने। यहूदी तो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसी कुर्सी सीधी करो ताकि मैं इसे सच उगलवाऊँ, शंकर ने चीखते हुए कहा। और रोडी ने आगे बढ़कर साइड के बल गिरी हुई कुर्सी को पकड़कर एक झटके से सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये मालूम ना था कि शंकर का ये थप्पड़ उसको और शंकर को बेहद महंगा पड़ेगा, क्योंकि टाइगर गांठ पहले ही खोल चुका था। उसके साथ ही वो एक बाजू भी आज़ाद करा चुका था। फिर थप्पड़ खाकर कुर्सी से मेरे नीचे गिरने से कुर्सी उसके बदन और झटके से टूट गई और अब ना सिर्फ उसका दूसरा बाजू आज़ाद हो चुका था, बल्कि पेट और सीने पर मौजूद रस्सी के बल भी ढीले पड़ चुके थे। गो उन्हें खोलकर ही अलहदा किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो इस कदर ढीले पड़ गए कि टाइगर अब हरकत में आ सकता था। वैसे ही हुआ। जैसे ही रोडी ने कुर्सी का बाजू पकड़कर उसे झटके से सीधे किया, टाइगर हरकत में आ गया और रोडी उड़ता हुआ सामने खड़े शंकर से पूरी कुव्वत से टकराया। वो दोनों चीखते हुए नीचे जा गिरे। नीचे गिरते ही शंकर तो उठने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया, जबकि रोडी, जो वर्जिशी जिस्म का मालिक था, नीचे गिरते ही कलाबाजी खाकर ना सिर्फ सीधा हुआ, बल्कि हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख उसने टाइगर की तरफ कर दिया, जो अपने आप को रस्सी से छुड़ाने की तगदो में उलझा हुआ था। लेकिन टाइगर बहरहाल उन दोनों की तरफ से गाफिल ना था, इसलिए जैसे ही छलांग लगाई और उससे पहले कि रोडी फायर खोलता, टाइगर कुर्सी समेत उठने की कोशिश करते हुए शंकर के सीने से एक धमाके से टकराया और कमरा शंकर के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा।
टाइगर ने दानिस्ता ऐसा किया क्योंकि उसे मालूम था कि वो फायर खोलने से पहले रोटी तक ना पहुंच सकेगा, इसलिए लाजमन गोलियों का शिकार हो जाएगा। उसने गोता लगाया और पलटकर उठने की कोशिश करते हुए शंकर से एक धमाके से जा टकराया। ये टक्कर इस कदर ज़ोरदार थी कि शंकर जैसे गेंडे का जिस्म रखने वाला बराह रास्त दिल पर ज़र्ब खाकर चीखने पर मजबूर हो गया। टाइगर ने दानिस्ता उसके सीने पर ऐन दिल पर ज़र्ब लगाई ताकि कुछ मिनट के लिए ही सही शंकर मफलूज होकर रह जाए और वो इस दौरान रोडी से निमट ले। टाइगर की तरकीब कामयाब रही और रोडी ने शंकर की वजह से उठा हुआ हाथ तेज़ी से घुमाया था, वरना टाइगर का अंजाम जो भी होता बाद में होता, पहले शंकर का हाथमा यकीनी था। फिर जैसे ही रोडी का हाथ बुलंद हुआ, टाइगर जो शंकर को ज़र्ब लगाकर वापस उछला हुआ था हवा में घूमा और उसकी लात रोडी के उस हाथ पर पड़ी जिस हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था, और मशीन पिस्टल उड़ता हुआ साइड पर जा गिरा। जबकि लात की ज़र्ब खाकर रोडी ने भी घूमकर टाइगर को लात की भरपूर ज़र्ब लगा दी। उसका वार हादसा खतरनाक था और टाइगर बावजूद कोशिश के उस दाव से बच ना सका और लात उसकी पसलियों पर इस कदर ज़ोर से पड़ी कि टाइगर किसी गेंद की तरह उड़ता हुआ एक साइड पर मौजूद दीवार से जा टकराया। लेकिन शायद किस्मत टाइगर का साथ दे रही थी कि टाइगर दीवार से टकराकर जहाँ गिरा, रोडी के हाथ से निकला हुआ मशीन पिस्टल भी वहीं पड़ा था और टाइगर के लिए कुदरत की इमदाद थी। इसलिए अपनी तकलीफ की परवाह ना करते हुए टाइगर मशीन पिस्टल पर झपटा और दूसरे लम्हे अपनी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए रोडी पर फायर खोल दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही रोडी चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। टाइगर तेज़ी से उठा, गौर से महसूस हो रहा था कि उसकी चंद पसलियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन बहरहाल दर्द काबिल बर्दाश्त और अभी शंकर मौजूद था। वो उसे हलाक भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि उससे अभी उसने तफसीली पूछ-पूछ करनी थी। वो उठकर शंकर की तरफ भागा, लेकिन दूसरे लम्हे रुक गया क्योंकि शंकर बेहोश हो चुका था। उसने झुककर उसके दिल पर हाथ रखा क्योंकि शंकर की जिसामत इतनी थी कि एक ही ज़रब से उसकी बेहोश होने का इम्कान बज़ाहिर नज़र ना आता था, लेकिन चंद लम्हों बाद टाइगर ने हाथ हटा लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे क्योंकि शंकर वाकई बेहोश हो चुका था। शायद दिल पर लगने वाली ज़रब कुछ ज़्यादा ही ताकतवर साबित हुई थी। उसने मशीन पिस्टल एक तरफ रखा और पहले शंकर को बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ वापस कुर्सी की तरफ ले गया। ये वही कुर्सी थी जिस पर शंकर पहले बैठा था। फिर कुर्सी समेत नीचे गिरा और गिरने के बावजूद कुर्सी सही सलामत थी। उसने कुर्सी को सीधा किया, फिर पूरी कुव्वत लगाकर उसने शंकर को खींचकर कुर्सी पर डाल दिया। उसके बाद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा जिसके साथ अभी तक रस्सियाँ मौजूद थीं। हालांकि कुर्सी हासी हद तक टूट चुकी थी। उसने रस्सी खोली और फिर उस रस्सी के साथ कुर्सी पर बेहोश पड़े शंकर को इस अंदाज में बांध दिया कि शंकर चाहे कुछ भी कर ले, अपने आप को रस्सियों से आज़ाद ना करा सकेगा। आखिरी गांठ लगाकर वो तेज़ी से मुड़ा और उसने फर्श पर रखे हुए मशीन पिस्टल को उठाया, उसका मैगज़ीन चेक किया, फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में ये बात मौजूद थी कि पहले जब शंकर ने रोमन को गोली मारी थी तो 2 मुसल्लह अफराद खुद ब खुद अंदर आ गए। शायद वो दोनों दरवाजे के साथ ही बाहर मौजूद थे, लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ। अब 2 ही सूरतें थी, या तो शंकर ने कोई काशन दान किया था जिसकी वजह से वो दोनों अंदर आए थे, या फिर अब वो दरवाजे के साथ मौजूद ना थे। टाइगर ने इसलिए पहले शंकर को बांधा था क्योंकि उसे मालूम था कि शंकर को जल्दी होश आ सकता है। उसने दरवाजे के करीब रुक कर दरवाजे के साथ कान लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ अफराद की मौजूदगी का उसे एहसास ना हुआ तो उसने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। यस, साइड से एक मुसल्लह आवाज़ सुनाई दी। दोनों मुसल्लह अफराद दरवाजे से कुछ हटकर मौजूद थे। उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर यस कहा, लेकिन उनका ये आवाज़ देना ही उनके लिए मौत का बायस बन गया, क्योंकि अभी वो टाइगर को अपने सामने देखकर जहनी तौर पर संभलने ही ना पाए थे कि टाइगर ने फायर खोल दिया। गो पहले उसका ख्याल था कि वो फायर करने की बजाय हाथों से उनका खात्मा कर देगा, लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी थी कि अगर वो फौरी फायर ना करता तो दोनों हाथों में मौजूद मशीन गनों से उसको भून डालते। उन दोनों के नीचे गिरते उसने आगे बढ़कर एक मशीन गन झपटी और फिर इमारत को चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि ये इमारत कोई बड़ा फार्म हाउस था और किसी ज़राई इलाके में था। शंकर के अलावा 3 अफराद थे और तीनों मारे जा चुके थे, इसलिए इमारत खाली थी। उसने इमारत से बाहर जाकर भी चेक किया। ये फार्म हाउस वीरान जगह पर था और वो वापस आ गया। यहाँ एक बड़ी कार और एक जीप मौजूद थी। टाइगर ने फाटक बंद किया और वापस उस कमरे में आ गया जहाँ शंकर बंधा हुआ मौजूद था। शंकर को होश आ चुका था और उसने टाइगर के अंदर मौजूदगी में रस्सी और कुर्सी से निजात हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर ली, क्योंकि जब टाइगर उस कमरे में दाखिल हुआ तो शंकर कुर्सी समेत फर्श पर गिरा हुआ था, लेकिन इतने वजन के बावजूद कुर्सी ना टूटी। अलबत्ता शंकर जिस पोजीशन में था उसे जाहिर होता था कि उसने बंधी हुई हालत में कुर्सी सीधी करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। टाइगर ने करीब जाकर दोनों हाथों से खींचकर कुर्सी और शंकर को सीधा किया और फिर उसने रस्सी और गांठों को अच्छी तरह चेक किया ताकि शंकर किसी भी तरह आज़ाद ना हो सके। तुम जो चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम्हें असलहा दूँगा। मैं मुआहदा करने को तैयार हूँ।
शंकर ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा, तुमने यहूदी तंजीम की बात की थी। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सी यहूदी तंजीम तुमसे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के लिए असलहा खरीद रही है। टाइगर ने एक और कुर्सी घसीट कर सामने रखकर उस पर बैठते हुए कहा, यहूदी तंजीम, मैंने तो ऐसी किसी तंजीम की बात नहीं की। तो मुझे छोड़ दो, आधी रकम दे दो, मैं आधी रकम में तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूंगा। शंकर ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं चाहूँ तो तुम पर थप्पड़ों की बारिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तरीक़ाकार और है। टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज़ धार हंजर निकाल लिया। वो चाहता तो इमरान का तरीक़ाकार इस्तेमाल करके शंकर के दोनों नथने काट कर उसकी पेशानी पर उभर आने वाले रग पर ज़रब लगाकर उसका शऊर ख़त्म करके उसको सामने आने पर मजबूर कर देता। लेकिन उसे ये अच्छी तरह मालूम था कि शंकर जैसे जुराइम पेशा बेहद मोटे दिमाग के आदमी होते हैं। उनकी जहनी बनावट आम आदमी से हटकर होती है, इसलिए ये लोग सिर्फ इंतहाई तशद्दुद के सामने सरेंडर करते हैं, वरना मर तो जाते हैं लेकिन सरेंडर नहीं करते। आखिरी बार कह रहा हूँ कि यहूदी तंजीम की तफसील बता दो तो सही सलामत भी रहोगी और ज़िंदा भी, वरना एक एक बोटी काट डालूंगा और जिस तरह तुमने रोमन को हलाक किया इससे ज़्यादा बेरहमी से तुम्हें हलाक कर दूंगा। ठीक है, मार डालो। अब मज़ीद मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या इल्म था कि तुम बंदे होने के बावजूद इस तरह कार्रवाई कर सकते हो। शंकर ने ऐसे लहजे में कहा कि जैसे उसने कुछ बताने के बजाय वाकई मरने का फ़ैसला कर लिया हो। ओके, फिर देखो कैसे मौत आती है, टाइगर ने कहा। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। दूसरे लम्हे कमरा शंकर के अलग से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। टाइगर ने हाथ में मौजूद खंजर की नोक से शंकर की एक आंख का डेला बाहर निकाल दिया। फिर अभी उसकी चीख ख़त्म ना हुई थी कि टाइगर का बाजू बिजली की सी तेज़ी से घुमा और शंकर का आधा कान उड़ गया। फिर तो जैसे कमरे में शंकर की चीखों का तूफान आ गया। टाइगर का बाजू मुसलसल हरकत में था और शंकर की जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा कट कट कर नीचे गिर रहा था। बोलो वरना बोलो। बोलता हूँ, रुक जाओ प्लीज़, मत मारो, रुक जाओ। टाइगर ने चीख कर जवाब देते हुए कहा, वो कौन सी यहूदी तंजीम है, कहाँ है और कौन है उसका इंचार्ज? ब्लैक डे क्रीमिया की रियासत अज़ाटो में है, जयगुरास उसका चीफ है। शंकर ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया और उसके साथ ही टाइगर का बाजू रुक गया। शुक्र करो तुमने बता दिया और तुम जिंदा बच गए, वरना इस बार तुम्हारे जिस्म की बोटियां काटी जानी थी। ठहरो, पहले मैं तुम्हें मेडिकल एड दे दूं, वरना हूँ ज़्यादा बह जाने से ही तुम मर जाओगे। टाइगर ने कहा। फिर मुड़कर कमरे के कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया, जिसे खुले हुए पट्टों में से अंदर रखा हुआ बड़ा सा मेडिकल बॉक्स दूर से ही साफ नज़र आ रहा था। टाइगर ने वो बॉक्स उठाया, उसे लाकर शंकर की कुर्सी के करीब रखा। शंकर तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था, उसका जिस्म कुर्सी पर ढीला पड़ा हुआ था। टाइगर ने मेडिकल बॉक्स में मौजूद पानी की बोतलों की मदद से उसके जख्म साफ़ किए। फिर उनकी मरहम पट्टी की और आहर में उसने शंकर को ताकत के 2 इंजेक्शन लगा दिए। फिर बैग बंद करके एक तरफ रख दिया। उसके साथ ही उसने उसके मुंह पर यके बाद दिगरे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे या चौथे थप्पड़ पर शंकर कराहता हुआ होश में आ गया। टाइगर ने एक तरफ रखा हुआ खून आलूद खंजर उठा लिया। मैंने तुम्हें मेडिकल एड दे दी है, इससे ये बात साबित होती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा रखने की कोशिश में हूँ। अगर तुमने झूठ बोला या मालूमात मुहैया ना की तो इस बार हाथ नहीं रुकेगा, टाइगर ने तेज़ और सख्त लहजे में कहा। तुम मुझसे भी ज़्यादा जालिम आदमी हो। मैंने तो आज तक यही समझता था कि मुझसे ज़्यादा जालिम और कोई हो नहीं सकता, लेकिन आज पता चला कि मुझसे भी बड़े जालिम इस दुनिया में मौजूद हैं। शंकर ने रुक रुक कर बोलते हुए कहा, बस तकरीर ना करो और बताओ कि ब्लैक डे किस मुल्क की तंजीम है, उसका चीफ कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका फ़ोन नंबर भी बताओ। टाइगर ने कहा, क्रीमिया की एक छोटी लेकिन होशियार रियासत अज़ाटो है, जहाँ यहूदियों की बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं। ब्लैक डे का हेडक्वार्टर वहाँ है। मैं आज तक वहाँ नहीं गया, सिर्फ फ़ोन पर बात होती रहती है। उसका चीफ जैगोर है जो किसी के सामने नहीं आता। ये तंजीम मुसलमानों के हाथ में के लिए बनाई गई है और उसे इंतहाई कट्टर यहूदियों और इसराइल हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने पाकिस्तान के हाथ में का प्लान बनाया, जिस पर गुज़श्ता 2 माह से काम हो रहा है और ये प्लान 3 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले के तहत पाकिस्तान के संगलाह इलाकों के असलहा सप्लायर काफिस्तान के असलहा सप्लायर से असलहा खरीद कर उसे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में डंप किया जाएगा। जब मतलूबा असला दारुल हुकूमत पहुँच जाएगा तो फिर दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। इस दूसरे मरहले में दारुल हुकूमत की तमाम सियासी पार्टियों बशमूल दारुल हुकूमत की बरसरे इक़्तिदार पार्टी को भारी दौलत देकर पूरे मुल्क से इंतहाई जुराइम पेशा अफराद को लाकर सियासी कारकुनों की हैसियत से आगे कर दिया जाएगा और ये जुराइम पेशा अफराद खास मजहबी पार्टियों के आम सियासी कारकुनों और आम लोगों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर देंगे
और बरसरे इक़्तिदार पार्टी उनके खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई ना करेगी। इस तरह दारुल हुकूमत के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे, हत्ता कि पाकीशा के अवाम खुद ही काफिस्तानी फ़ौज को अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सलामती के लिए बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर ब्लैक डे की टीम मुल्क पर कब्ज़ा कर लेगी। उसके साथ ही पाकीशा के जोहरी असलहा पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा और फ़ौज को भी काफिस्तानी फ़ौज महसूर कर लेगी। इसराइल और अक्रीमिया उसके पीछे खड़े होंगे। इस तरह यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियों के सामने हमेशा के लिए सरेंडर हो जाएगा। शंकर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। वो आम जुरान पेशा और बदमाशों की तरह सब कुछ खुद ही बताता चला जा रहा था, क्योंकि ऐसे बदमाशों और जुरान पेशा अफराद का माइंड सेट ऐसा होता है कि ना बताएं तो मर जाएं, लेकिन अगर बताने पर आ जाए तो ये अजब सब कुछ बता देते हैं। शंकर ने भी अजब सब कुछ बता दिया था। टाइगर ने उससे फ़ोन नंबर मालूम किया, फिर दरवाजे के साथ कोने में पड़े हुए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया, नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। शंकर से उसने ना सिर्फ फ़ोन नंबर ही मालूम किया था, बल्कि अदाटो रियासत के काफिस्तान से कोड नंबर भी मालूम कर लिया। इसलिए उसे इंक्वायरी से मालूम करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। यस ब्लैक डे। रब्ता कायम होते ही एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। काफिस्तान से शंकर बोल रहा हूँ, चीफ बॉस से बात कराइए। टाइगर ने शंकर इसे आवाज़ बनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। सॉरी, कंप्यूटर ने तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं की। दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो टाइगर ने रिसीवर रख दिया। काफ़ी फासले पर बैठा हुआ शंकर उस पर नज़रें जमाए बैठा हुआ था, लेकिन फासला काफ़ी होने की वजह से वो शायद आवाज़ ना सुन सका। टाइगर को मालूम था कि अभी इस नंबर पर रिंग बैक किया जाए ताकि कंफर्म हो सके कि क्या वाकई शंकर बोल रहा है या कोई और चक्कर है। इसलिए वो वहीं इंतज़ार में रुका रहा। थोड़ी देर बाद घंटी की आवाज़ बज उठी तो टाइगर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शंकर बोल रहा हूँ। टाइगर ने एक बार फिर शंकर की आवाज़ में बात करते हुए कहा। तुम शक्कर हो तो तुम्हारी आवाज़ कंप्यूटर क्यों क्लियर नहीं कर रहा? ये नंबर भी हमारे पास फीड है, लेकिन तुम्हें क्यों क्लियर नहीं किया जा रहा? दूसरी तरफ से बोलने वाली लड़की ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। मैं कार एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गया हूँ, इसलिए शायद मेरे जबड़े में फ़र्क आ गया और उसका असर आवाज़ पर पड़ा है। मैं शंकर ही बोल रहा हूँ और चीफ बॉस को इंतहाई अहम रिपोर्ट देना चाहता हूँ। टाइगर ने बाकायदा वजह बनाकर पेश करते हुए कहा। हेलो शंकर, क्या रिपोर्ट है? कुछ देर की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चीफ बॉस, मैं रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गया हूँ, इसलिए दूसरे मरहले पर फौरी काम ना कर सकूँगा। मेरी बजाय आप पायल को कवर कर लें। टाइगर ने शंकर से हासिल करदा मालूमात को जहन में रखते हुए कहा। मशवरा देने की ज़रूरत नहीं, हम खुद सब जानते हैं। दूसरी तरफ से इंतहाई उखड़ लहजे में जवाब दिया गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो टाइगर ने रिसीवर रख दिया और शंकर की तरफ बढ़ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम जिंदा बच जाओ, लेकिन तुम पाकीशा के हाथ में ये भयानक साजिश के एक बड़े किरदार हो। तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती, सॉरी। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि शंकर कुछ बोलता, टाइगर ने जेब से हाथ निकाला तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ और फिर शंकर की चीख सुनाई दी, लेकिन चंद लम्हों बाद ही चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई। टाइगर ने अपने खून आलूद खंजर को शंकर के लिबास से साफ करके हसूसी जेब में रखा, फिर मशीन पिस्टल जेब में डालकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।